नमस्कार दोस्तों, अब हम संस्कृत की शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। अब तक हमने संस्कृत भाषा के व्याकरण और इसके विभिन्न बिंदुओं को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। अब जो पढ़े हुए बिंदु हैं, उनको किस विधि से बच्चों को पहुंचाया जाए, इस विधियों का अब अध्ययन करेंगे, जिसे कि हम संस्कृत की शिक्षण विधियां कहते हैं, जिसमें प्राचीन, नवीन, विभिन्न प्रकार के उपागम सभी शामिल हैं। तो इसका अध्ययन शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से मनुष्य का धरती पर जन्म हुआ है, ये प्यारी प्रकृति और मनुष्य का स्वयं का शरीर, ये आसपास का वातावरण कई प्रकार से हमको शिक्षित करते आए हैं। ये अदृश्य अध्यापक हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं और बहुत तरीकों से हमको सिखाते हैं। लेकिन व्यवहारिक जीवन जीने के लिए, विभिन्न नई कलाओं का अध्ययन करने के लिए, ज्ञान का और विस्तार करने के लिए हमें अध्यापकों की आवश्यकता होती है। हमें एक औपचारिक ढंग से पढ़ने की आवश्यकता होती है और औपचारिक ढंग से पढ़ाने के लिए हमें अध्यापकों की आवश्यकता होती है। अध्यापक हमें किसी भी ज्ञान को सिखाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, वे सारी चीजें मिला करके शिक्षण विधियां कहलाती हैं। यानी कि वे विधियां जिससे कोई अध्यापक शिक्षा देता है, शिक्षण का जो प्रक्रिया है इसको संपन्न करता है। तो आइए संस्कृत की शिक्षण विधियों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इन संस्कृत की शिक्षण विधियों में ये पार्ट 1 है। इसी प्रकार विभिन्न भागों में विभाजित करके हम संस्कृत की शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम संस्कृत की शिक्षण विधियों का अध्ययन करें, देखिए, जब किसी अन्य विषय की शिक्षण विधियां पढ़ते हैं तो उसमें और किसी भाषा की शिक्षण विधियों में कुछ अंतर होता है। जब विषय पढ़ते हैं तो हमें विषय की शिक्षण विधियां पढ़ना होता है, लेकिन जब हम भाषा को पढ़ते हैं तो भाषा अपने आप में जिस भी क्षेत्र की बोली जाने वाली वो भाषा है या किसी भी क्षेत्र की वो जब भाषा है, तो वो अपने आप में पूरी संस्कृति को उठा करके लाती है। तो भाषा केवल यही कारण है कि केवल अनुवाद के माध्यम से हम भाषा को सीख नहीं सकते। तो भाषा अपने आप में एक व्यापक सांस्कृतिक उपकरण है, जिसके माध्यम से न केवल संवाद करने योग्य बनते हैं, बल्कि किसी भी देश काल परिस्थिति की व्यवस्था को समझने में भी इसमें आसानी होती है। तो आइए भाषा शिक्षण का अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भाषा के विषय में। तो शुरू करते हैं संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियां। सबसे पहले हम जानते हैं भाषा को। तो भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरे के विचार और अभिप्रायों को हम समझने के लिए प्रयोग में लाते हैं। भाषा, जैसा कि मैंने कहा कि भाषा किसी भी देश काल परिस्थिति की वो उपकरण, वो साधन होती है जिससे संपूर्ण रूप से उसको जान लेने में हमको मदद मिलती है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जो बोली जाए। भाषा क्या है? भाषा वो है जो बोली जाए। यदि अंग्रेजी भाषा में देखें तो लैंग्वेज शब्द का अर्थ होता है भाषा, जो कि लैटिन भाषा की लिंगुआ शब्द से बनी है, जिसका अर्थ होता है जिह्वा से बना हुआ। जिह्वा से बना हुआ। अब जिह्वा क्या बनाती है? शब्दों का निर्माण करती है ना। ठीक इसी प्रकार जैसे कि भाष धातु कहता है कि भाषा वह है जो बोली जाए, तो इसी प्रकार भाषा भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अब एक विद्वान है स्वीट, इनके अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। देखिए, सबसे पहले जो भाषा है वो मौखिक होती है, लिखित नहीं होती, और हम जिस भी प्रकार के भावों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं उसे हम सबसे पहले उसका जो उत्पन्न होना है वो मन में होता है, हमारी बुद्धि में होता है। लेकिन इन्होंने कहा, स्वीट महोदय ने, कि जब ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट किया जाए, मन में तो हमने सोच रखा है किसी भी बात के विषय में, लेकिन जब तक हम अपने जिह्वा से उसका उच्चारण नहीं करेंगे तो उन विचारों को प्रकट नहीं कर पाएंगे। और जो स्वीट महोदय हैं ये कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा होता है। तो इस प्रकार से भाषा को हमने जाना कि भाषा क्या है। अब देखते हैं इसमें शिक्षण किस प्रकार हो। संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियां अब हम देखते हैं, क्योंकि भाषा को हमने समझा है कि भाषा वो जिसके माध्यम से अभिव्यक्ति की जाए। ठीक है, भाषा शिक्षण क्या है? अब हमको जो अध्ययन करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत मात्र एक विषय नहीं है, यह अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए एक भाषा है, जो न केवल किसी देश काल परिस्थिति के सांस्कृतिक विरासत होती है, बल्कि उसके अंतर्गत मौजूद सभी तत्वों को अपने अंदर समेटे होती है।
तो भाषा को किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए, इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। संस्कृत में भाषा शिक्षण के 2 उद्देश्य हैं यहाँ पर, ग्रहण और अभिव्यक्ति। ग्रहण और अभिव्यक्ति। ग्रहण क्या होता है? चीजों को समझना, ग्रहण करना। अभिव्यक्त, समझी हुई चीजों को, जो भी विचार हमारे अंदर है उनको प्रकट करना अभिव्यक्ति है। तो भाषा का सबसे पहले 2 उद्देश्य होते हैं, ग्रहण और अभिव्यक्ति। अब देखिए, जो ग्रहण है हम कैसे करते हैं? आंखों से देख करके, कानों से सुन करके हम ग्रहण करते हैं। और अभिव्यक्त कैसे करते हैं? मुंह से बोल करके कर सकते हैं या लिख करके कर सकते हैं। तो ग्रहण भी 2 प्रकार से होगा, अभिव्यक्ति भी 2 प्रकार से होगी। ग्रहण होगा देख के, सुन करके, और अभिव्यक्ति होगी लिख करके और बोल करके। अब देखते हैं इसके उद्देश्य क्या क्या है। संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति का ज्ञान, प्रचार एवं संरक्षण करना। देखिए, हर भाषा का अपना एक विशेष उद्देश्य होता है। तो संस्कृत को पढ़ाने का जो मुख्य प्रयोजन है, जो कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत संस्कृत को शामिल करने का, या जो भारत देश की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि राजकीय जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? उस भाषा की जो परंपरा है, उसकी संस्कृति है, उसको संरक्षण करना। तो संस्कृत की वर्तमान में आवश्यकता हो गई है कि संस्कृत का संरक्षण किया जाए। तो भारतीय संस्कृति का ज्ञान, प्रचार एवं संरक्षण करना। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति के अंतर्गत संस्कृत भाषा के रूप में रही है, इसलिए हमारी संस्कृति से संबंधित जितना भी हमको ज्ञान का स्रोत मिलता है वो संस्कृत भाषा में ही मिलता है। यदि हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो उसका संरक्षण और ज्ञान का प्रचार कैसे करेंगे? हमारे पूर्वज जितना भी इतिहास इत्यादि लिख के गए हैं वो इसी भाषा में है। इसलिए भारतीय संस्कृति का ज्ञान का प्रचार करना और संरक्षण करना संस्कृत भाषा शिक्षण का पहला उद्देश्य है। फिर आता है क्वालिटीज ट्रांसमिशन, जिसे कहते हैं ना, गुणवत्ताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। तो अब तक हम संस्कृत का भी जितना भी ज्ञान हम समझ पाए हैं वो क्यों समझ पाए हैं? क्योंकि हमें ये अपने पूर्वजों से मिला है। तो दूसरा उद्देश्य के रूप में कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का ज्ञान करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना या स्थानांतरण करना, इसका दूसरा उद्देश्य है। फिर कहते हैं कि राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति समादर और भावात्मक एकता का विकास करना। क्योंकि हम एक ही देश के जो वासी हैं, ये हमारे राष्ट्र की संस्कृति और इतिहास के प्रति भावुक हो पाएं, इसके प्रति अपने विचार रख पाएं, उससे संबद्धता रख पाएं, इसके लिए संस्कृत को पढ़ाना जरूरी है, जिसके माध्यम से हम ये बता पाएं कि हमारे पूर्वज हमारे लिए ज्ञान का असीम भंडार छोड़ करके गए हैं और उसका हमें आदर करना चाहिए। अगला इसका उद्देश्य है कि संस्कृत को पढ़ाने के माध्यम से हम विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान दे सकें। कम से कम इतना ज्ञान तो दे सकें कि बड़ा होकर के हमारी संस्कृति से संबंधित जितने ग्रंथ हैं उनका वो स्वयं अध्ययन कर सके। उनको पढ़ने के विषय में उसकी इतनी तो रुचि हो जाए कि ठीक है, आप अर्थ को देख करके पढ़ लीजिए, लेकिन जानने का प्रयास तो करें, जिज्ञासा तो उसमें हो कि संस्कृत भाषा एक कोई महानतम भाषा है और उसको जानना चाहिए, उसमें लिखे हुए बहुत सारे ग्रंथों को हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों को सामान्य ज्ञान प्रदान करना और संस्कृत बोध पूर्वक सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने वालों की क्षमता का विकास करना। यानी कि बच्चों को पढ़ाएं जिससे कि वो संस्कृत सुनने का भी उनमें संस्कार पड़े, बोलने का संस्कार पड़े, पढ़ भी ले और लिख भी ले। वर्तमान में हमारे जो घर हैं उन सभी में संस्कृत को पूजा पाठ, कर्मकांड इत्यादि के समय तो याद किया जाता है और सामान्य रूप से हम संस्कृत को भूल जाते हैं, लेकिन कर्मकांड के लिए हम संस्कृत का प्रयोग कर सकें, इसके लिए हमें पढ़ना भी आवश्यक है। इसके बाद अगले उद्देश्य के रूप में कहते हैं कि संस्कृत भाषा व साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। जब हम इसको विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तभी उनमें जिज्ञासा होगी कि अच्छा, ये संस्कृत भाषा है, इसको और अधिक जानना चाहिए। तो इस प्रकार संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य हम पढ़ रहे हैं। अब अध्ययन करते हैं संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियां। सबसे पहले तो हम शिक्षण को समझेंगे कि शिक्षण की विधियों को हम तब समझेंगे पहले शिक्षण समझ में आए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि शिक्षण हमारे आसपास, मनुष्य जीवन के आसपास होता ही है प्राकृतिक रूप से, लेकिन फिर भी शिक्षण को समझने के लिए एक कक्षा के अंतर्गत जो शिक्षण होता है वो एक सुनियोजित होता है, निश्चित होता है। वो शिक्षण क्या होता है? तो देखिए, कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर के शिक्षक और छात्र के बीच में होने वाली सुव्यवस्थित अंतः क्रिया को शिक्षण कहते हैं। देखिए, अंतः क्रिया क्या कहलाती है? दो व्यक्तियों का आपसी संवाद और विचार विमर्श को हम अंतः क्रिया कहते हैं।
ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच में एक निश्चित विषय पर होने वाले संवाद और विचार विमर्श को हम शिक्षण कहते हैं। तो लेकिन इन्होंने ये जो संवाद है, ये अंतःक्रिया है, वो कैसी होनी चाहिए? पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए। अगर आप छठी कक्षा में पढ़ रहे हैं या 7वीं में पढ़ रहे हैं या 8वीं में पढ़ रहे हैं, तो शिक्षक और छात्र के बीच में जो संवाद होंगे, विचारों का विनिमय होगा, वो उसके पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। व्याकरण पढ़नी है, पाठों को पढ़ना है, पाठों में आई कहानियों को पढ़ना है, इनसे संबंधित उनके अंतर्गत संवाद होगा। इसे हम शिक्षण कहते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण विधि किसे कहते हैं। तो शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना ही शिक्षण विधि कहलाता है। शिक्षण को सम्यक ढंग से चलाने के लिए शिक्षण विधि अत्यंत आवश्यक है। अब ये तो हमने कह दिया कि जो शिक्षक और छात्र की अंतःक्रिया है वह शिक्षण है, लेकिन अध्यापक को यह समझ में आना चाहिए कि जो छात्र है उसके समक्ष उसके मानसिक स्तर के अनुसार किस विधि का कब कब कैसे प्रयोग करना है। तो शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि उसी के माध्यम से शिक्षण को सुव्यवस्थित ढंग से सजाया जा सकता है। अब बात करते हैं संस्कृत की शिक्षण विधियों की। तो संस्कृत की शिक्षण विधियों को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। परंपरागत शिक्षण विधियां, जिसे कि प्राचीन शिक्षण विधि भी कहते हैं, नवीन और आधुनिक शिक्षण विधियां, और नवीनतम उपागम। इस प्रकार से हम 3 प्रकार से संस्कृत की शिक्षण विधियों को बांटते हैं। अब इनके अंतर्गत क्या क्या आता है, आइए इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरागत शिक्षण विधियों की। परंपरागत शिक्षण विधियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, पाठशाला विधि और व्याकरणानुवाद विधि। पाठशाला विधि वो है जो गुरुकुल परंपरा से हमको प्राप्त हुई है। प्राचीन काल में जो आश्रमों में गुरु शिष्य की परंपरा थी, इसको हम पाठशाला विधि कहते हैं। और इसके पश्चात आधुनिक काल के अंतर्गत व्याकरणानुवाद विधि का प्रयोग किया जाने लगा, ये दूसरे प्रकार की विधि है। उसके बाद आती है नवीन, जिसको आधुनिक शिक्षण विधियां भी कहते हैं। आइए इनका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, ये सभी जो विधियां हैं 7, ये 7 विधियां आधुनिक या नवीन शिक्षण विधियां कहलाती है संस्कृत की, जिसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक शिक्षण विधि, प्रत्यक्ष विधि या जिसको निर्बाध विधि, सुगम विधि भी कहा जाता है, हर्बर्ट की पंचपदी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं, विश्लेषण विधि, संरचना विधि, समवाय विधि, समन्वय विधि, मूल्यांकन विधि आदि। यानी कि जो नवीन शिक्षण विधियां हैं, ये 7 प्रकार की शिक्षण विधियां हैं। तीसरे प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं, इनकी संख्या 10 है। आइए इनका अध्ययन करते हैं। इन नवीनतम उपागम, उपागम एक प्रकार से साधन को कहा जाता है, वे साधन जिनके माध्यम से शिक्षण करवाया जाए, वे आधुनिक तकनीकी जिनके माध्यम से शिक्षण को और सुगम बनाया जाए और ही लचीला बनाया जाए, क्योंकि हर एक तबके के जो छात्र हैं उन सभी छात्रों को ध्यान में रख करके बनाई गई जो विधियां हैं वे इस नवीनतम उपागम में आती हैं। इसके अंतर्गत जो विशेष योग्यता जन है, जो मंदबुद्धि बालक है, जो अत्यधिक प्रतिभाशाली है, जो बिल्कुल ही मंद है और जो सामान्य औसत बच्चे हैं, इन सभी के अनुसार विभिन्न प्रकार के हमको शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, विभिन्न उपागमों का प्रयोग करना पड़ता है, जिनसे हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार हर एक विद्यार्थी को अध्ययन करवाया जा सके। तो इनके अंतर्गत आते हैं नवीनतम उपागम। तो इसमें सूक्ष्म शिक्षण, आगम, उपागम, आगमन, उपागम आते हैं, समस्या के समाधान की विधियां आती है, प्रयोजन विधि आती है, दल शिक्षण आता है, पर्यवेक्षण अध्ययन विधि आती है, कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण प्रतिमान इसमें आते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन जो कि बहुत ही लेटेस्ट एक प्रकार से मेथड है टीचिंग का, बहुत अच्छा मेथड है, संग्रंथन उपागम आते हैं, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण इसके अंतर्गत आते हैं। इन संस्कृत की शिक्षण विधियों को, जिनको हमने 3 भागों में बांटा है, इसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, इनको विस्तार पूर्वक हम पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संस्कृत की शिक्षण विधियों की परंपरागत शिक्षण विधियों के माध्यम से। आइए एक एक करके इन विधियों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने देखा था कि संस्कृत की शिक्षण विधियों को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले प्रकार की हमारी जो शिक्षण विधि थी वो हमने पढ़ी थी परंपरागत या प्राचीन संस्कृत शिक्षण विधि। इसके अंतर्गत 2 इसके प्रमुख भाग हमने देखे थे कि पाठशाला विधि और व्याकरणानुवाद विधि। तो आइए सबसे पहली जो इसकी विधि है हम इसका अध्ययन करते हैं, जो कि है पाठशाला विधि। अभी पाठशाला विधि क्या है? यह सबसे प्राचीन विधि है जिसका मुख्य उद्देश्य पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति है।
इसे गुरुकुल पद्धति, व्याकरण पद्धति, प्राचीन पद्धति, पंडित पद्धति, पाठशाला विधि आदि नामों से जाना जाता है। ये सारे नाम हमको पढ़ना आवश्यक है क्योंकि इनमें से किसी भी नाम के द्वारा हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है उपनयन संस्कार से विद्यारंभ और शिष्य के लिए छात्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इन चारों बिंदुओं को हम सबसे पहले समझते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम जिन विद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, इनका प्राचीन स्वरूप ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में जो शिक्षा है वो नगर शहर से दूर, गांव से दूर आश्रमों के अंतर्गत की जाती थी और उसमें हर वर्ष छुट्टियां नहीं आती थी। वहां पर एक प्रक्रिया होती थी जिसे कहते हैं उपनयन संस्कार। संस्कृत में आप अध्ययन करते होंगे कि भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। जब से बालक पढ़ना शुरू करता है औपचारिक ढंग से, तो उसके लिए उपनयन संस्कार करना आवश्यक होता है। ये उपनयन संस्कार क्या है? सबसे पहले गुरु के समीप जाकर के वो इस बात का समर्पण करता है कि अब मैं शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं और आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। इसके लिए उपनयन संस्कार करना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत बालक को एक 3 धागों से युक्त जनेऊ दी जाती है। इसके माध्यम से उस जनेऊ में 3 धागे 3 ऋणों के प्रति हर मनुष्य को चेताते हैं। इसके अंतर्गत मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, ये 3 प्रकार के गुणों को द्योतित करता है, बताता है। उपनयन संस्कार के द्वारा उप शब्द आता है समीप अर्थ में। उपनयन संस्कार इस शब्द का अर्थ होता है गुरु के समीप में जाना। गुरु के समीप में जाना, उससे शिक्षा की दीक्षा लेना। दीक्षा यानी कि उनसे इस बात का संकल्प करना कि हाँ, अब मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ और आपके द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं मैं उनको नियम पूर्वक पालन करूंगा। इसे उपनयन संस्कार कहा जाता है। इससे विद्यारंभ, इसके उपनयन संस्कार के ठीक बाद वाला जो संस्कार होता है उसे कहते हैं विद्यारंभ संस्कार। जब उपनयन इत्यादि विधि पूरी हो जाती है, गुरु इत्यादि के सामने आकर के जनेऊ लेना, अपने सर के बाल इत्यादि हटाना, सामान्य वस्त्रों को छोड़ करके आश्रम के वस्त्रों को ग्रहण करना, तब से विद्या का प्रारंभ माना जाता है। और तब से वो जो बालक है, अभी तक किसी का बेटा था, वो अब बालक शब्द से अधिक शिष्य, छात्र, इन 2 शब्दों के प्रयोग किए जाते थे। अगर हम प्राचीन काल की विधियों में इसमें जाएं तो उसके लिए ब्रह्मचारी, बटु इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसे कहते हैं उपनयन संस्कार और ये प्राचीनतम विधि है। इसके माध्यम से शिक्षा की शुरुआत होती थी। यद्यपि अक्षर ज्ञान इससे पहले ही पूर्व माँ बाप द्वारा दे दिया जाता था उसको, लेकिन जो ये उपनयन संस्कार है इसके द्वारा मुख्य रूप से औपचारिक ढंग से शिक्षा का प्रारंभ होता था। अब देखिए, ये बात समझ में आने के बाद अब हम समझते हैं जो मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का, वो कक्षाएं पास करके डिग्री लेना नहीं था। मुख्य उद्देश्य शिक्षा का क्या था? पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति। पुरुषार्थ क्या है? भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो कि एक मनुष्य को 4 मनुष्य के आश्रमों में पूर्ण करने होते थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रमों में मनुष्य का प्रवेश होता था। प्राचीन काल में जो सामान्य एक आयु मानी जाती थी वो 100 वर्ष की मानी जाती थी और 25-25 वर्ष इन सभी के लिए होते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्म करते हुए आप अर्थ का ग्रहण नहीं कर सकते या अर्थ को कमाते समय आप धर्म का पालन नहीं कर सकते। पुरुषार्थ चतुष्टय के माध्यम से अंततः मनुष्य मात्र का जो उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना, उसके लिए शिक्षाएं दी जाती थी। इसके अंतर्गत न केवल धर्म की बल्कि व्यापार की शिक्षाएं भी होती थी। गृहस्थ जीवन के लिए जितने भी कामों की आवश्यकता होती है उनकी शिक्षाएं भी होती थी, जिसे कि काम कहते हैं। काम का अर्थ यहाँ पर इच्छाएं हैं। मनुष्य की ज्ञान की इच्छाएं, समृद्धि की इच्छाएं, पैसा कमाने की इच्छाएं, व्यापार की इच्छाएं, बहुत अधिक सुंदर हो जाने की इच्छाएं, कलाओं को ग्रहण करने की इच्छाएं, सभी इसके अंतर्गत आती है। तो जो प्राचीन शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य हुआ करता था वो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होता था। तो इसको विस्तार पूर्वक हमने समझ लिया है कि पाठशाला विधि से क्यों कहते थे, क्योंकि पाठ पढ़ने के लिए शाला में जाना यानी कि आश्रम में जाना मुख्य कार्य था इसके अंतर्गत, जिसमें कि एक बहुत ही सुंदर गुरुकुल परंपरा का इसमें शुरुआत की जाती थी। अब देखते हैं पाठशाला विधि के अंतर्गत जो गुरु शिष्य संबंध है वो पिता पुत्र के समान होता था। अभी जो अध्यापक है वे अध्यापक है, गुरु नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध का अर्थ ये होता था कि किसी भी प्रजाति, किसी भी जाति का, किसी भी वंश का या किसी भी कुल का कोई भी व्यक्ति आ जाए वो समान रूप से एक
शिष्य के रूप में अध्ययन करते थे और गुरु को न केवल सम्मानीय पद देते थे बल्कि उनके मध्य में एक स्नेह संबंध भी होता था। पिता पुत्र के समान वो व्यवहार करते थे। तो गुरु शिष्य का जो संबंध है और इसकी एक पवित्र परंपरा जो थी, इसका भी शिलान्यास उसी समय हो जाता था जब विद्यारंभ होता था। तो गुरु शिष्य संबंध पाठशाला विधि के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसके अंतर्गत संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाता था, एक आदर्श पंडित का निर्माण किया जाता था, उच्चारण का सामर्थ्य संपादन किया जाता था, स्वाध्याय के प्रति रुचि का उत्पादन किया जाता था, आत्मानुशासन, तर्क शक्ति आदि गुणों का विकास किया जाता था। अब देखिए, यहाँ पर एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि संस्कृत के शास्त्रों का अध्ययन इसलिए क्योंकि और कोई अन्य भाषा उस वक्त बहुत ही कम थी या फिर संस्कृत से संबद्ध थी, जैसे प्राकृत या पाली इत्यादि। तो हमारे जो संस्कृति से संबंधित प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद, शास्त्र, स्मृति, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं, वेदांग इत्यादि, ये सब संस्कृत में है। तो संस्कृत में हम उसी विषय का अध्ययन करेंगे जिसमें कि हमको शास्त्रों का अध्ययन करना है, जिसमें जीवन जीना है। तो संस्कृत के शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन किया जाता था, पढ़ना सिखाया जाता था, भाषा सिखाई जाती थी, धातु पाठ, गण पाठ इत्यादि सिखाए जाते थे और एक आदर्श पंडित का निर्माण किया जाता था। तो पंडित का अर्थ वो बिल्कुल भी नहीं है जो आजकल हमारे यहाँ घर में पूजा करवाने के लिए आते हैं। पंडित का अर्थ है संस्कृत के गूढ़ विषयों को जान लेने का अर्थ होता है पंडित। पंडित का अर्थ वो नहीं है जो कर्मकांड करवा जाए 10 मिनट के अंतर्गत, वो नहीं। आदर्श पंडित यानी कि विषय के ज्ञाता, चाहे वो राजनीति विषय के ज्ञाता हो, वो अर्थशास्त्र के ज्ञाता हो, वो शल्य चिकित्सा के ज्ञाता हो, वो अन्य वेद संहिताएं के ज्ञाता हो, तो पंडितों का निर्माण करते थे। दूसरी चीज होती है उच्चारण का संपादन, सामर्थ्य संपादन। हमारे जो वेद हैं, जो प्राचीन साहित्य हैं, जब लिपि का आविष्कार भी नहीं हुआ था, जब हमारे पास कागज नहीं थे, पत्र नहीं थे, उस समय में हमारे प्राचीन ऋषियों के द्वारा वेद जैसी जो असीम ज्ञान है, व्यापक ज्ञान है, उसको याद करने के लिए श्रुति परंपरा अपनाई जाती थी। यानी कि अध्यापक बैठते थे सामने और शिष्य उनको बार बार बोल करके, बार बार बोलने का अभ्यास कर करके याद करते थे। इसके दो फायदे थे, एक तो जो वेद का प्राचीन ज्ञान है वो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, दूसरी चीज बार बार उनका उच्चारण होते रहने से जो उनका विशुद्ध उच्चारण है, शब्दों को पढ़ने और पकड़ने की जो विधि है, वो आने वाली पीढ़ियों तक ज्यों की त्यों चली जाए। जैसे एक सामान्य सी बात है, अंग्रेजी भाषा में एक शब्द होता है मास्टर, लेकिन सामान्य जीवन में हम उसको मास साहब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उच्चारण की अशुद्धियां आ गई है समय के साथ साथ। तो ऐसा ना हो, संस्कृत के वैदिक उच्चारण में इसके लिए उच्चारण का ज्ञान उनको दिया जाता था। देखिए, हम अन्य किसी भाषा का उच्चारण करते हैं तो संस्कृत के अंतर्गत ये माना जाता है कि एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गलोके प्रतिष्ठितम, यानी कि एक भी शब्द का यदि सही समय पर सही तरीके से उच्चारण किया जाए तो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। वैसे भी हम जानते हैं कि साउंड इज एन एनर्जी, साउंड जो होता है वो एक एनर्जी होता है, ऊर्जा का संपादन करता है। तो ऊर्जा का सही रूप में संपादन किया जाए, उससे कोई अनिष्ट न हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए उच्चारण का ज्ञान दिया जाता था। दूसरी चीज है स्वाध्याय के प्रति रुचि का उत्पादन। वर्तमान समय में आप किसी भी बिलेनियर को देख लीजिए, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देख लीजिए, जिनके भी हम मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, उन सभी व्यक्तियों में एक बात कॉमन होती है, वो ये कि उन सभी की रीडिंग हैबिट, यानी कि अधिक से अधिक पुस्तकों का अध्ययन करने की आदत होती है उनमें। वो चाहे किसी की बायोग्राफी यानी कि जीवनी हो, वो अन्य किसी व्यक्ति की सक्सेसफुल स्टोरी हो, मोटिवेशनल कोई किताबें हों, लेकिन उनमें पढ़ने की आदत होती है। तो ये प्राचीन काल से हमारे व्यक्तित्व में डाला जाता था। स्वाध्याय के प्रति रुचि, स्वाध्याय क्या? ऐसा अध्ययन जो हम स्वयं के लिए करते हैं, किसी कक्षा को पास करने के लिए नहीं और किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए नहीं। और जब हम इतना सब कुछ करते थे तो स्वयं ही हमारे अंदर आत्मानुशासन हो जाता था, यानी कि डंडा लेकर के पीटें, बार बार फाइन लगाएं, उनके माता पिता को प्रताड़ित करें, समाज में उनका अपमान करें, निंदा करें, ऐसे प्रयोग नहीं किए जाते थे। स्वयं ही आत्मानुशासन की आदत उनमें डाली जाती थी। फिर आता है तर्क शक्ति आदि गुणों का विकास करना, जिसमें कि मैथ्स होती है, यानी कि गणित पढ़ाई जाती है, ज्यामिति पढ़ाई जाती है, उनके माध्यम से तर्क शक्ति के गुण पढ़ना। व्याकरण भी इसके अंतर्गत आती है, व्याकरण को सही नियम सूत्र इत्यादि के द्वारा पढ़ करके तर्क शक्ति बढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार पाठशाला विधि के ये कुछ प्रमुख गुण हैं। अब देखते हैं इसके अंतर्गत पाठशाला विधि में और कौन कौन सी विधियां आती हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है मौखिक और व्यक्तिगत विधि,
फिर आती है सूत्र विधि, पारायण विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कथा कथन विधि, कक्षा नायक विधि, भाषण विधि और व्याकरण विधि। इस प्रकार से ये 10 विधियां पाठशाला विधि के अंतर्गत आती हैं। आइए अब इनका एक एक करके विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं कि ये कौन कौन सी विधियां हैं और इनके अंतर्गत क्या क्या होता है। सबसे पहला आता है दोस्तों मौखिक और व्यक्तिगत विधि। ये क्या होती है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। तो वैदिक शिक्षा मौखिक होती थी। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी भाषा सबसे पहले मौखिक होती है, उसके बाद उसकी लिपि इत्यादि का निर्माण होकर वो लिखी जाती है। वेद मंत्रोच्चार को बार बार मौखिक उच्चारण करके कंठस्थीकरण किया जाता था, जैसे कि मैंने अभी बताया, जिससे ना तो उसमें उच्चारण में भिन्नता आ पाए और बार बार बोल करके अभ्यास करने से उसके गुण बने रहे और बार बार मंत्रोच्चार से वातावरण भी पवित्र होता रहे और बच्चों को मंत्र इत्यादि याद भी होते रहे। छात्रों के द्वारा किए गए उच्चारण संबंधी दोषों को शिक्षक व्यक्तिगत रूप से दूर करता था। अब देखिए क्या है, हमने कहा कि उच्चारण के दोष ना आए हमारे जो वेद इत्यादि है, मंत्र इत्यादि है, इसके लिए उसका बार बार अभ्यास किया जाता था। लेकिन सबसे पहले जब बालक बोलता है, कितना भी सिखाया जाए उसके अभ्यास में कहीं न कहीं गलतियां होती है। शिक्षक का काम क्या होता था, उच्चारण संबंधी दोषों को वह व्यक्तिगत रूप से दूर करता था। प्रतिदिन नवीन पाठ प्रारंभ करने से पूर्व गत पाठ का मूल्यांकन किया जाता था और अब तक पढ़े गए पाठों के मुख्य बिंदुओं की आवृत्ति ही उनके आगे पढ़ाया जाता था। यानी कि देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी। आज हम नया लेसन पढ़ेंगे, लेसन नंबर 3 हम आगे पढ़ेंगे, तीसरा पाठ हम पढ़ेंगे। तो पिछले दोनों पाठों की एक सबराइज तरीके से उसको वापस दोहराया जाएगा। इसलिए 1 2 3 2 1 1 3 इस प्रकार का ये रूप प्रयोग किया जाता था, जिसके माध्यम से पुराना हम भूल न जाएं और आगे नया नया ज्ञान भी ग्रहण करते जाएं। कंठस्थीकरण पर अधिक बल दिया जाता है। देखिए बार बार हम जब चीजों को याद करते हैं, इस याद करने से हमारी बुद्धि का अधिक से अधिक प्रयोग होता है। हमारी स्मृति की जो ग्रंथियां हैं उनका बार बार प्रयोग होता है और इसकी वजह से हमारे जो याद करने की क्षमता है चीजों को, वो अधिक बढ़ती है। इससे फायदा क्या है, छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है, मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है। जैसे कि आजकल के बच्चों में ठीक से स्टेज पर आकर की कक्षा में या एक ग्रुप में बैठ करके ना बोल पाने की जो समस्या होती है, वो समस्या इन विधियों से निकल जाती थी, दूर हो जाती थी। अब दूसरी विधि होती है दोस्तों सूत्र विधि। सूत्र विधि का अध्ययन करेंगे। सूत्र, जैसा कि आप जानते हैं कि जटिल विषयों को समझने और याद रखने के लिए सुविधा होती थी। जैसे आज भी हमें गणित पढ़नी है, अन्य कोई विषय पढ़ना है तो हम उसका सूत्र बना लेते हैं, या इतिहास की कोई लंबी सारी चीजें याद करनी है तो हम उसका स्वयं ही सूत्र बना लेते हैं, ट्रिक बना लेते हैं, जिसे ट्रिक कहा जाता है। तो सूत्र विधि क्या होती है, जटिल विषयों को समझने और याद करने की सुविधा के माध्यम से एक विधि बनाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, गागर में सागर बनना, यानी घटे समुद्र पूर्णम जिसे कहते हैं। एक घड़े में सारा समुद्र ले लेना, यानी कि कोई एक छोटी सी ट्रिक बना करके हम बहुत सारे लंबे विषयों को याद कर लेते हैं। कभी राष्ट्रपतियों को याद करने के लिए, कभी इतिहास के समस्त कालों और राजाओं को याद करने के लिए हम ट्रिक बनाते हैं। तो ये सूत्र क्यों है, जटिल विषय को आसानी से याद रखने के लिए। संस्कृत व्याकरण व दर्शन शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। ये सूत्र विधि क्या है, देखिए आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी में, सिद्धांत कौमुदी में या महाभाष्य इत्यादि के अंतर्गत छोटे छोटे सूत्र हमको मिलते हैं। वार्तिक जो है वो भी एक सूत्रों का ही रूप है। तो जो सूत्र हैं, इन सूत्रों के माध्यम से प्राचीन संस्कृत हमको मिलती है। ठीक है, ये सूत्र विधि जो है संस्कृत की रचनाओं में सर्व प्राचीन विधि मानी जाती है। इसके द्वारा नियमों को सूत्र रूप में कंठस्थीकरण किया जाता है और लाभ क्या होता है, जटिल विषयों को समझने और याद करने में हमें सुविधा होती है। तो ये है हमारी सूत्र विधि। अब हम पढ़ेंगे पारायण विधि। देखते हैं पारायण विधि में क्या है। पारायण विधि जैसा कि शब्द से समझ में आता है, पारायण यानी पढ़ना, रीडिंग करना। कंठस्थीकरण पर बल देते हुए वैदिक मंत्रों को बार बार आवृत्ति करके उन्हें कंठस्थ करवाया जाता है और वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को पारायण कहा जाता है। जैसे मैंने कहा, पारायण किसे कहते हैं, पढ़ना, रीडिंग करना, लेकिन कैसे, सस्वर। आपने देखा होगा, यदि कहीं आपने वैदिक मंत्र देखा है तो उस पे आड़ी और लंबी लाइनें खींची होती है। ये जो लाइनें होती है, ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित नाम के स्वर होते हैं, जो कि मंत्रों के ऊपर हर एक वर्ण के ऊपर नीचे कहीं ना कहीं लगे होते हैं। इनको जब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो बोलते समय हस्त संचालन के द्वारा ये समझाया जाता है कि इसको किस प्रकार से ऊंचे नीचे, उदात्त, अनुदात्त या स्वरित स्वर में पाठ करना है। और यकीन मानिए, इनका सही ढंग से किया गया पाठ
हमारे प्राचीन इतिहास में ऐसा तक वर्णन है कि इनसे बरसात तक हो जाया करती थी। तो सही समय पर सही उच्चारण यानी कि सस्वर पाठ को पारायण कहा जाता है। ऐसा करने वाला पारायणिक कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति इस प्रकार का सस्वर वाचन करता है उसे पारायणिक कहा जाता है। अब इसके लाभ क्या हैं? इससे प्राप्त ज्ञान को स्मृति में संचित करने पर बल दिया जाता है। स्मृति में यानी कि हमारे दिमाग में रहना चाहिए। पुस्तकेषु यद विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समायाते न सा विद्या न तद धनम। दूसरे को दिया हुआ हमारा धन और पुस्तकों में रखा हुआ ज्ञान समय पर कभी भी काम नहीं आता, इसलिए वो किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, आप कहो आप करोड़पति हैं लेकिन मेरा जो धन है वो किसी के पास है, तो वो किसी भी काम का नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो जो ज्ञान है कैसा होना चाहिए? स्मृति में होना चाहिए। तो इस प्रकार ये पारायण विधि हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे वाद विवाद विधि। तो ये वाद विवाद विधि क्या है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। वाद विवाद विधि, इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी विषय पर चर्चा एक औपचारिक विधि है। वाद विवाद में दो परस्पर विपरीत विचारों के समर्थक अपना अपना तर्क रखते हैं और दूसरे के कथनों का खंडन करने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि आजकल आप न्यूज चैनल्स पर देखते हैं, वो एक प्रकार का वाद विवाद है, लेकिन वाद विवाद की बहुत ही निकृष्ट व्यवस्था है वो, जिसमें किसी भी अंततः विचार पर नहीं पहुंचा जाता। पर वाद विवाद किसी एक विषय में दो परस्पर विपरीत विचार वाले समर्थक अपना अपना तर्क रखते हैं और एक दूसरे के विचारों को खंडन करने का प्रयत्न करते हैं। इसी के अंतर्गत शास्त्रार्थ और संवाद इसी के उदाहरण हैं। ठीक है, शास्त्रार्थ क्या होता था? आप जानते हैं प्राचीन काल में जो विभिन्न शास्त्र होते थे उनसे संबंधित एक दूसरे के सामने बैठ करके और प्रश्न किए जाते थे, ग्रंथों से संबंधित तर्क किए जाते थे, इसको शास्त्रार्थ कहते हैं। और इसका लाभ क्या है? तर्क शक्ति का विकास होता है, भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास होता है। एक तो तर्क शक्ति का विकास होता है। देखिए क्या होता है, जब हम गणित पढ़ते हैं या कोई भी विषय पढ़ते हैं, जब हम जो प्रश्न हल कर रहे हैं उससे संबंधित 20 प्रश्न हल कर सकते हैं, लेकिन एक ही समय में हर एक विषय से संबंधित एक एक प्रश्न आ जाता है तो उसमें हमको कठिनाई होती है। यही कारण है कि कंपटीशन एग्जाम में हर एक विषय से समेट करके जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमारे कम नंबर आते हैं। यदि आज हम ये पाठशाला विधि पढ़ रहे हैं तो अभी 5 मिनट बाद आपसे पूछूंगी, आप बिल्कुल सही बता देंगे, लेकिन सारी विधियां एक साथ पूछी जाती है तो हमारे प्रश्न गलत होते हैं। तो ऐसे में क्या चीज की आवश्यकता होती है? तर्क शक्ति की। जब जिस विषय की आवश्यकता है अपने ज्ञान के भंडार में से, तब उस लाइन को, उस सूत्र को चुन करके हम बोल सकें, इसी को तर्क शक्ति कहते हैं। प्रश्नों का जवाब दे सकें और जो हमको आता है उसे अभिव्यक्त भी कर सकें। कई बार ऐसा होता है कक्षा में बहुत सारे बालक जो पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बहुत अच्छे से उनको याद भी है चीजें, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो ये वाद विवाद विधि हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे व्याख्या विधि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, छात्र की शंकाओं का समाधान करने के लिए गुरु व्याख्या करता है। ठीक है, व्याख्यान के 6 अंग होते हैं जो श्लोक में बताया गया है। क्या कहते हैं? पदच्छेदः, पदार्थोक्तिः, विग्रहो, वाक्य योजना, आक्षेपोऽथ समाधानम, व्याख्यानम, षड्विधम मतम। यानी कि पदच्छेद किसे कहते हैं? किसी भी शब्द का संधिच्छेद कर देना। जैसे कि हमने बताया अभी भाष धातु से भाषा शब्द बना है, ये क्या है? पदच्छेद करना है ना। पदार्थोक्ति यानी कि जो पद है उसका अर्थ बता देना, विग्रह कर देना यानी कि समास यदि उसके अंतर्गत है तो उसको विग्रह कर देना, वाक्य योजना उसको वाक्यों के द्वारा समझाना, आक्षेप बहुत सारे इसमें तर्क वितर्क के द्वारा समाधान करना उसके प्रश्नों का। ये सारी चीजें व्याख्यान के 6 अंग हैं। इन सारे अंगों का प्रयोग करते हुए व्याख्यान किया जाता है। हालांकि संस्कृत में हमें ये श्लोक प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम सामान्य जीवन में देखें तो जितने भी प्रकार के वाद विवाद होते हैं, व्याख्या होती है, उसमें इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। अब इसके लाभ क्या है? विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, एक तो व्याख्या कहीं करते हैं तो, और जो मानसिक कार्यशीलता है उसका भी विकास होता है। यानी कि बार बार हम चीजों का जवाब जब देना पड़ता है तो दिमाग पर थोड़ा जोर पड़ता है। भाषा पर भी अधिकार होता है, क्योंकि हम जो कहना चाहते हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए भाषा ही तो उपकरण है। तो इस प्रकार ये व्याख्यान विधि है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर विधि, जो कि विश्व के समस्त ज्ञान का जो प्रारंभ हुआ है वो प्रश्नों से हुआ है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवत गीता के अंतर्गत भी सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था, जिसके माध्यम से 700 श्लोक बोलते चले गए। प्रश्नों के माध्यम से भी व्याख्यान होता था। देखिए याज्ञवल्क्य की स्मृति हम पढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त जो पतंजलि का महाभाष्य हम पढ़ते हैं, ये सभी प्रश्नों के द्वारा यानी संवाद शैली में लिखे गए हैं। प्रश्नों के माध्यम से व्याख्यान होता है। प्रत्येक प्रश्न के पश्चात छात्र उसकी आवृत्ति करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण व्याख्यान समाप्त होता है। लाभ क्या होता है? इसके जिज्ञासु छात्र सक्रिय होते हैं, तर्क और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है इससे। ठीक है, अगली जो विधि है वो है कथा कथन विधि।
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कथा कहना यानी कहानी के द्वारा समझाना। विषय वस्तु को रुचिकर बनाने के लिए उस समय बीच बीच में कथाएं सुनाई जाती थी, उसे हितोपदेश या पंचतंत्र इत्यादि। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको हर चीज कहानी के द्वारा ही समझाई जाती है, चाहे गिनती सिखानी हो या उनको वर्णमाला सिखानी हो, हर चीज में उनको कहानी बना दी जाती है, एक छोटी छोटी स्टोरी बना दी जाती है। जानवरों के नाम गिनाने के लिए उनके आजकल तो कार्टून वगैरह की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि आप कोई भी विषय उनके द्वारा समझा सकते हैं। तो विषय को रुचिकर बनाने के लिए कथा कहने की परंपरा थी। इससे लाभ क्या होता है? अध्ययन को रुचिकर बना देते हैं तो वो सरल लगता है और उसको पढ़ने में मन भी लगता है बालक का। अगली विधि है कक्षा नायक विधि। ये जिसका मैंने हम सभी ने अनुभव किया है। जब कभी भी कक्षा में अध्यापक नहीं होते थे, कोई न कोई एक कक्षा का हीरो हुआ करता था जो अपना रोब झाड़ने के लिए उसके पास बड़ा आनंद आ जाता था उसे इस चीज का। तो गुरु की अनुपस्थिति की स्थिति में मेधावी छात्र गुरुकुल के अन्य छात्रों को पढ़ाते थे। ठीक है, जो सीनियर होते थे वो जूनियर्स को पढ़ाते थे। अक्सर टीचर्स डे पर ऐसा हुआ करता था, हमारे सीनियर हमें पढ़ाते थे और हम भी जानते हैं कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। हम पूछ लिया करते थे, बताइए आपको क्या पढ़ाना है, हम उसी के अनुसार देख लेंगे। तो इसके लाभ क्या होते हैं कि शिक्षण करवाने वाले छात्रों में आत्मविश्वास आता है, मेधावी छात्रों को शिक्षक प्रशिक्षण मिल जाता है। कुछ तो ऐसे होते ही हैं हमारी कक्षा में जिनको पढ़ाना अच्छा लगता है, और जब हम छोटे होते हैं तो इस दुनिया की सबसे अच्छी जॉब टीचिंग जॉब ही लगती है। हमें लगता है कि कभी तो हमारे पास भी ऐसा मौका आए कि हम भी छात्रों को पढ़ा सकें, अपना रोब झाड़ सकें। ठीक है, तो ये है कक्षा नायक विधि, बड़ी अच्छी विधि है जिसका हमने सभी ने प्रयोग किया है। अगली है भाषण विधि। इस भाषण विधि के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कई बार गुरु को स्पष्ट करने के लिए लंबे लंबे भाषण और व्याख्यान देने होते थे, कथा इत्यादि का सहारा लेते थे। इससे लाभ क्या होता है? छात्रों को किसी भी विषय की विस्तृत जानकारी मिल जाती है। अगली और पाठशाला विधि की अंतिम ये विधि है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है? व्याकरण विधि। जैसा कि किसी भी भाषा का प्राण तत्व होता है व्याकरण, भाषा के नियम व्याकरण में होते हैं, इसलिए भाषा को पढ़ाने के लिए व्याकरण का ज्ञान दिया जाना आवश्यक था। वेदों के अध्ययन के समय पुराने समय में व्याकरण का विशेष पठन पाठन होता था, और आज भी देखिए हम भाषा कोई भी जो बोली जाने वाली अभिव्यक्त करने वाली जो शैली है उसको भाषा होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज उसकी अपनी लिपि होनी चाहिए और दूसरी चीज उसकी अपनी व्याकरण होनी चाहिए। आज जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी बोली है, उसको हम भाषा क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि उसकी लिपि है लेकिन उसके व्याकरण को सरकार मानने को तैयार नहीं होती है। इसलिए जैसे बांग्लादेश में जो बंगाल है इसमें बंगला बोली जाती है, उड़िया बोली जाती है, तमिल तेलुगु बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, लेकिन राजस्थानी इस प्रकार से अस्तित्व में जरा कम है। हालांकि इसमें रचनाएं बहुत सुंदर हुई है। हमारी जो संस्कृत, ये राजस्थान की परंपरा है, इसमें बहुत अच्छी भाषाओं का वो किया है, लेकिन इन्होंने इसके व्याकरण को कोई स्वीकार जल्दी नहीं करता इसके निश्चित नियमों के लिए। तो किसी भी भाषा को भाषा होने के लिए उसकी अपनी व्याकरण और लिपि होना आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि जो भाषा है उसके अंतर्गत व्याकरण उसका प्राण तत्व होता है। लाभ क्या होता है? भाषा को शुद्ध और परिष्कृत और परिमार्जित करने का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि भाषा तभी शुद्ध रहेगी जब हम उसकी व्याकरण को स्वयं पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका सही उपयोग करना सीख लेंगे। तो इस प्रकार संस्कृत की शिक्षण विधियां, जिनको हमने 3 भागों में बांटा था, प्राचीन, नवीन और नवीनतम उपागम। उसके अंतर्गत प्रथम विधि है प्राचीन विधि, पारंपरिक विधि। उसके अंतर्गत भी पहली विधि है पाठशाला विधि, उसका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसकी दूसरी विधि, जिसे कि व्याकरणानुवाद विधि कहा जाता है, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।